नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस के द्वारा 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए चलाए जा रहे प्रैक्टिस शीट में आपका स्वागत है। इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और बिहार की अर्थव्यवस्था तथा बिहार की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को संकलित किया गया है। यह प्रैक्टिस शीट 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। यह पहला पार्ट है और बाकी के प्रश्नों को दूसरे पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस शीट। आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दिए गए विकल्पों में कौन सा पूछा गया, कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। यह विकल्प सही है। यह एक द्विवार्षिक बैठक है, यह विकल्प गलत है। और जैसे ही यह विकल्प गलत होगा, यह इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यह एक द्विवार्षिक बैठक नहीं बल्कि यह एक वार्षिक बैठक है। यह आसियान और इसके 8 संवाद साझेदारों के लिए एक मंच है, यह विकल्प भी सही है। ADMS प्लस के वर्ष 2020 के संस्करण की मेजबानी वियतनाम द्वारा की गई थी, ये विकल्प भी सही है। और इसके बाद एक अलग से एक्स्ट्रा फैक्ट अगर देखें तो ब्रुनेई दारुस्सलाम को वर्ष 2021 के लिए नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा नोंगपोक सेकमई क्या है। नोंगपोक सेकमई एक भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी शब्द नामित किया गया है। दिए गए विकल्पों में विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भरता शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी शब्द नामित किया गया है। अगर बाकी के विकल्पों की बात करें तो वर्ष 2019 में संविधान को, वर्ष 2018 में नारी शक्ति को हिंदी शब्द नामित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। दिए गए विकल्प में विकल्प डी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सही है। और इसकी स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में की गई थी। 1206 में की गई थी। अगर गुलाम वंश का शासनकाल देखा जाए तो इसका शासनकाल 1206 से लेकर 1290 के बीच में है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं। बेरेशिट 2 एक चंद्र मिशन है। किस देश का यह चंद्र मिशन है। दिए गए विकल्प में विकल्प जो डी है इजराइल, ये सही है। बेरेशिट 2 जो है वो इजराइल का एक चंद्र मिशन है। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य चंद्रमा पर 3 स्पेसक्राफ्ट, एक ऑर्बिटर और 2 लैंडर भेजना है। अतः इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। दिए गए विकल्प में विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। रोहतास में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है। अगर बात करें भोजपुर की तो यह द्वितीय नंबर पे है, सेकंड स्टेज पे है। और थर्ड नंबर पे बक्सर है, बक्सर थर्ड नंबर पे। और रोहतास की अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो ये 82.88% है। भोजपुर में पुरुष साक्षरता दर 81.74 है। वहीं पे बक्सर में पुरुष साक्षरता दर 80.72% है। अगर बात करें पटना की तो यह बिहार में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। शासकों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। दिए गए विकल्पों में विकल्प बी जो है ये सही सुमेलित है। अगर महेंद्र वर्मन द्वारा मत विलास प्रहसन लिखा गया था। अगर बाकी के विकल्पों को सही करें तो कृष्णदेव राय के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखा गया था। कृष्णदेव राय के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखा गया था और यह तेलुगु भाषा में लिखा गया था। तेलुगु भाषा में लिखा गया था। अगर बात करें सोमेश्वर की, सोमेश्वर तो इनके द्वारा मानसोल्लास लिखा गया है। सोमेश्वर के द्वारा मानसोल्लास लिखा गया है। भोजदेव के द्वारा समरांगना सूत्रधार लिखा गया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता हैं और उनके नेतृत्व, उन्होंने किन क्षेत्र का नेतृत्व किया, उनका क्षेत्र दिया गया है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस क्षेत्र में किया था। तो इन्होंने ये कानपुर क्षेत्र का नेतृत्व इन्होंने किया था। कुंवर सिंह ने आरा क्षेत्र का नेतृत्व किया था। वहीं पे बख्त खां ने दिल्ली क्षेत्र का नेतृत्व किया था तथा मौलवी अहमदुल्ला साहब ने अवध क्षेत्र का नेतृत्व किया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही विकल्प जो है बी सही आंसर हो जाएगा। अगर इनके अलावा अगर और भी कुछ नेताओं की बात करें तो बेगम हजरत महल जो थी उन्होंने लखनऊ का, खान बहादुर जो थे वो बरेली तथा रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नेतृत्व किया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। पीएम वाणी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए विकल्पों में इसका उद्देश्य देश के अब तक अछूते रहे क्षेत्रों तक रेडियो का प्रसार करना है। ये विकल्प जो है वो गलत है।
आप कीजिएगा, ये जो विकल्प है ये गलत है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से देश में ब्रॉडबैंड का प्रसार करना है। तो ये इस प्रकार से पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा जो है, दूरसंचार विभाग इस योजना की नोडल एजेंसी है, ये सही है। तीसरा जो कथन है, पब्लिक डेटा ऑफिस इसके फ्रेमवर्क में सम्मिलित होगा, ये भी सही है। और पब्लिक डेटा ऑफिस जो है ये वाईफाई एक्सेस पॉइंट की स्थापना करेगा तथा इनके रख रखाव तथा इनका संचालन का कार्य करेगा। तो इस दिए गए विकल्प में विकल्प 2 और 3 जो है ये सही होगा, और इस प्रकार से विकल्प बी जो है ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन उन 6 स्तंभों का हिस्सा है? दिए गए विकल्प में सभी 1, 2, 3, 4 ये सभी 6 स्तंभों के हिस्सा हैं, और इनके अलावा 2 स्तंभ और भी हैं जिनका जो है वास्तविक और वित्तीय पूंजी बुनियादी ढांचा 5वां था, और एक छठे की बात करें तो वो आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, 2 और हैं। तो इस प्रकार से ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में विकल्पों में विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? दिए गए विकल्प में विकल्प सी जो है कृष्ण कुमार मित्र सही है। कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा ही ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें कुछ वैदिक नदियों के नाम दिए गए हैं तथा इनके वर्तमान में आधुनिक जो नाम है उन नदियों के नाम आधुनिक नाम दिए गए हैं। तो चलिए इनका मिलान करते हैं। कुंभा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक नाम कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है। कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है। परुष्णी का आधुनिक नाम परुष्णी, ये रवि नहीं होगा, ये रावी नदी है, रावी नदी है। और सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगर बात करें इन नदियों के अलावा कुछ और नदियां, जैसे विस्तास्ता का आधुनिक नाम झेलम है, अश्किनी का आधुनिक नाम चिनाब है, विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है, गुमल या गोमल का आधुनिक नाम गोमती है तथा दृष्टदती का आधुनिक नाम घग्गर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो दिए गए विकल्पों में एक एक करके पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। यह परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत सरकार के बीच $1000 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो चलिए इस कथन को सही करते हैं। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार के बीच 1000 नहीं $500 मिलियन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो कथन है ये गलत है। अगला कथन क्या है? यह परियोजना केवल राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य में कार्यान्वित की जाएगी। नहीं, ये कथन भी गलत है, क्योंकि यह परियोजना राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के साथ यूपी में भी कार्यान्वित की जाएगी। इस प्रकार से ये कथन भी जो है गलत है। तीसरा कथन है यह अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा प्रदान किया जाएगा। ऋण जो है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा प्रदान किया जाएगा, ये कथन भी गलत है, क्योंकि ऋण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। होप प्रोब मंगल मिशन शुरू किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात, विकल्प बी सही हो जाएगा, अर्थात UAE के द्वारा यह शुरू किया गया है। अगर मंगल ग्रह की कक्षा में प्रोब के पहुंचने के साथ UAE ऐसा करने वाला 5वां देश बन जाएगा। इससे पहले 4 देश हैं जिसमें USA शामिल है, USSR, यूरोप और भारत शामिल है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा UAE। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के नेतृत्व हेतु नामित किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बुद्ध द्वारा किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी के रूप में नेतृत्व नहीं किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पार्क परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, ये सही है। एक्चुअली इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के अंदर निहित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये विकल्प जो है सही है। दूसरा विकल्प है परियोजना के तहत IIS बेंगलुरु ने डमरू आकार से प्रेरित जालक विकसित किया जो वाइब्रेशन आइसोलेशन में बृहद अनुप्रयोग दर्शाता है। ये कथन जो है वो गलत है, और गलत इसलिए है कि IIS बेंगलुरु के द्वारा नहीं बल्कि ये IIT कानपुर के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। अगला विकल्प है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर इसके समन्वयन हेतु राष्ट्रीय संस्थान है। ये विकल्प भी गलत है। IIT कानपुर नहीं बल्कि ये खड़गपुर इसके समन्वयन हेतु राष्ट्रीय संस्थान है।
खड़गपुर इसके समन्वयन हेतु राष्ट्रीय संस्थान है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए केवल एक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा अंतर है। दिए गए विकल्पों में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए राजस्व। जो प्रभावी राजस्व घाटा है वो अंतर है राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन हेतु अनुदान का। अगर बात करें बाकी के विकल्पों की तो कुल राजस्व प्राप्तियों और कुल राजस्व व्यय की अधिकता, ये अंतर है राजस्व घाटा, इसे राजस्व घाटा कहते हैं। सी विकल्प है राजस्व सरकार की कुल आय और उसके कुल व्यय का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है, तो ये राजकोषीय घाटा हो जाएगा। और विकल्प डी जो है वो राजस्व और पूंजी खातों दोनों में सभी प्राप्तियों और व्यय का बजटीय घाटा कहलाता है, तो ये बजटीय घाटा है और प्रभावी राजस्व घाटा विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत खिलौना मेला 2021 के किस संस्करण का आयोजन 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए प्रथम संस्करण किया गया था। और इस मेले का उद्देश्य सरकार द्वारा स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया और इसमें आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियानों के अंतर्निहित विषय को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी की विचारधारा पर निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसका प्रभाव था? दिए गए विकल्प में विकल्प जो भी ए 1, 2 और 3 जो दिए गए हैं ये तीनों पे गांधी जी के विचारधारा का प्रभाव था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित प्रसिद्ध नेताओं में से किसने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी बाल गंगाधर तिलक जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया था। अगर बात करें एनी बेसेंट की तो एनी बेसेंट ने ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगर देखें बदरुद्दीन तैयब की तो ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, कांग्रेस के पहले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने 1887 में मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और लाला लाजपत राय की बात करें तो ये 1920 में इन्होंने कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? दिए गए विकल्प में विकल्प बी 10वीं रैंकिंग है, ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें प्रथम तीन जो स्थान है किसी को नहीं मिला, चौथा स्थान स्वीडन को मिला है और चौथा स्थान स्वीडन को और भारत को इसमें 10वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है? दिए गए विकल्प में विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक होगा और ये एक से अधिक कैसे होगा? तो विकल्प ए और डी के द्वारा जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर उपयुक्त विकल्प ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, कालिका पुराण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालिका पुराण यह हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ये जो विकल्प है ये गलत है क्योंकि यह हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय से नहीं, ये शाक्त धारा से संबंधित है। यह शाक्त धारा से संबंधित है, वैष्णव संप्रदाय से नहीं होगा। इस पुस्तक में हिंदू धर्म का उल्लेख किया गया है, ये सही है। इस रचना का श्रेय श्री मार्कंडेय को दिया जाता है, ये विकल्प भी सही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 2 और 3, क्योंकि एक होगा नहीं, एक गलत है, ये शाक्त धारा पर है, इसलिए ये विकल्प सी जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार चावल उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? दिएगा विकल्प में रोहतास, विकल्प बी सही होगा। प्रथम स्थान पे रोहतास है, द्वितीय स्थान पे औरंगाबाद है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स शेयर सूचकांक किसका है? किस देश का ये शेयर सूचकांक है? तो ये जो सिंगापुर का शेयर सूचकांक है, स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स सिंगापुर का शेयर सूचकांक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेलवे कोच को स्वच्छ करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो निम्नलिखित में से कौन है? दिएगा विकल्प में विकल्प बी जो है लखनऊ मेट्रो, ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? दिएगा विकल्प में विकल्प ए सही है, अलाई दरवाजा। यह 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित एक शानदार प्रवेश द्वार है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार में वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना टन था? दिए गए विकल्पों में विकल्प सी 163.80 लाख टन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? दिए गए विकल्प में विकल्प ए सही, इसका आंसर हो जाएगा रणजीत सिंह दिसाले को वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। दिसाले को यह पुरस्कार बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और QR कोडेड पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार
वर्की फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। दिसाले यह पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। इसमें पुरस्कार की राशि जो है वो $1 मिलियन अर्थात इंडियन करेंसी में बात करें तो ये लगभग 7.4 करोड़ रुपए होता है, दी जाती है। अगला प्रश्न है, बैंक रन संदर्भित करता है। इसके बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया, तो आप डिटेल जानकारी आप मेरे पहले वीडियो से ले सकते हैं। तो बैंक रन संदर्भित करता है, ये बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा बैंक से जमा राशि निकालने को संदर्भित करता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य विनोबा भावे को सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन सबसे पहले भारत के किन राज्य में शुरू हुआ था? दिए गए प्रश्न में विकल्प ए जो है वो सही है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यह सबसे पहले शुरू किया गया था। और ये एक जमींदार जो थे, रामचंद्र रेड्डी नाम था, इनके द्वारा पहला भूदान 18 अप्रैल 1951 में दिया गया था, पहला भूदान दिया गया था। और जो जमींदार थे उनका नाम था रामचंद्र रेड्डी, इनके द्वारा पहला भूदान दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? दिए गए विकल्प में चेक करना है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। कथन ए है, जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ये गलत है, पहले ही गलत हो गया, क्योंकि जालियांवाला बाग नहीं, वो चौरा चौरी घटना के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया तथा वर्ष 1922 में समाप्त हुआ था, ये सही है। बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी, ये भी सही है। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था, ये भी सही है। और पूछा गया है इस प्रश्न में कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक के नाम दिए गए हैं और उसमें लेखक के नाम दिए गए हैं, इसको देखना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। चलिए चेक करते हैं। 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, इसके लेखक हैं डॉक्टर ए शिवनाथु पिल्लई। दिए गए विकल्प में ये पहला विकल्प जो है वो सही है, सुमेलित है ये। और इसके बारे में बात करें तो ये दिसंबर 2020 में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। और इसकी जो भूमिका है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब ने लिखी है। तो इस प्रकार से ये जो विकल्प है, ये ए जो विकल्प है ये सही है, सुमेलित है। अगला है, धर्म डिकोडिंग द इपिक फॉर मीनिंगफुल लाइफ, अमिश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी गई है, ये भी सुमेलित है। अगली पुस्तक है सूत्रवेद नानची सूत्र एक बवा, ये सुनील गांगुली, ये गलत है, ये सुनील गांगुली जी के द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि इसे डॉक्टर रूपाचारी ने इसे लिखा है, डॉक्टर रूपाचारी ने इसे लिखा है। और अगला पुस्तक है ओ मिजोरम, ये PS श्रीधरन पिल्लई जी ने लिखा है, जो तत्कालीन मिजोरम के तत्कालीन राज्यपाल थे। तो ये मिलान भी सही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्वास्य मुद्रा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? दिए गए विकल्पों में चेक जो है विकल्प सी, ये सही आंसर हो जाएगा, विश्वास्य मुद्रा का ये उदाहरण है। बाकी की अगर धातु सिक्के और मुद्रा नोट की बात करें तो ये फिएट मुद्रा के उदाहरण है, और जबकि क्रेडिट कार्ड जो है वो वाणिज्यिक बैंक मुद्रा का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। कथन है ए, महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, ठीक है। और कारण है, सम्मेलन के इस दूसरे संस्करण में कांग्रेस की भागीदारी 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो अगर हम सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अर्थात कथन और आर कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में देखें तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, जहां यह सहमति व्यक्त की गई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया जाएगा और कांग्रेस जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने के बाद गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस प्रकार से कथन जो है, कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की सही स्पष्टीकरण करता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित विदेशी आक्रांताओं का सही कालानुक्रम क्या है? दिए गए विकल्प में विकल्प डी जो है वो सही आंसर होगा इस प्रश्न का। यूनानी, सर्वप्रथम यूनानियों का आक्रमण हुआ, तब शक और उसके बाद कुषाणों का आक्रमण हुआ। अगर यूनानियों के आक्रमण का घटनाक्रम देखें तो यूनानियों का आक्रमण भारत में सर्वप्रथम 326 ईसा पूर्व में हुआ और यह आक्रमण अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया था। अगर शक आक्रमण देखें तो यह सिथियन के द्वारा किया गया था पहली शताब्दी ईसा पूर्व में सिथियन के द्वारा आक्रमण किया गया था। और कुषाणों की बात करें तो पहली शताब्दी ईस्वी में
पहली शताब्दी ईस्वी में ये आक्रमण किया गया था और ये शताब्दी ईसा पूर्व में आक्रमण किया गया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कुछ व्यक्ति हैं और उनका कार्यक्षेत्र दिया गया है, इनको मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। विकल्प ए जो है, ऑप्शन जो ए दिया गया है, वालेरी गिस्कार्ड डी एस्टेंस, ये एक राजनेता थे, ये एक राजनेता हैं और ये फ्रांस के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। और कोरोना संक्रमण काल में 2020 में इनका निधन हो गया। तो ये एक राजनेता हैं। दिनेश्वर शर्मा एक नौकरशाह हैं। तो ये लक्षद्वीप के प्रशासक भी रह चुके हैं तथा आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख भी रह चुके हैं और इनका भी निधन हो चुका है 2020 में ही। अगला ऑप्शन सी, श्रीपति खान चानल, ये एक पहलवान थे और इन्होंने 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीता था। इन्होंने 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीता है। इनका जो संबंध है वो पहलवानी के क्षेत्र से है। और शम्सुर्रहमान फारूकी साहब जो है ये एक कवि हैं और इन्हें 1996 में इनकी एक रचना है शेरे ओ शोर अंगेज के लिए इन्हें सरस्वती पुरस्कार तथा 2009 में इनको पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो, जो हम अगर मैच का तो ए का हो जाएगा 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2 और सी का 4 और डी का 1, यानी विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? दिए गए विकल्पों में विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, नगद आरक्षित अनुपात का बढ़ाना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊत पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? दिए गए विकल्प में विकल्प जो बी है ये सही है। मुहम्मद शाह जो था वो अंतिम मुगल शासक था, मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊत पर बैठने वाला। इसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसे और थोड़ा सा डीपली देखें तो 1739 में जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था तथा करनाल के युद्ध में मुगलों को हराकर जब वह ईरान लौट रहा था तो वह मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ लेके चला गया। तो इस प्रकार से मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो व्यक्ति था वह मुहम्मद शाह था, जिसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कितने जिलों में नए चिकित्सा विद्यालय, महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी जो है सही आंसर हो जाएगा, 10 जिलों में। अगला प्रश्न देखते हैं, सकल मूल्य वर्धित जीवीए और सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी के बीच के संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से व्यक्त करता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं संदर्भित करता है। अगर इसमें करेक्शन किया जाए तो विकल्प ए जो है ये इस संबंध को सही तरीके से दिखा सकता है और इसमें इसे करेक्शन क्या करना पड़ेगा, तो जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर, अगर यहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर दिया जाए, प्लस सब्सिडी, तब जाके ये संबंध सही हो सकता है, परंतु ये करेक्शन है नहीं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? चलिए कथनों को एक एक करके चेक करते हैं। हालिया सर्वेक्षण के अनुसार इसकी ऊंचाई 84 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। इसकी ऊंचाई में 84 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है, ये गलत है। 84 सेंटीमीटर की वृद्धि नहीं हुई है, 86 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। यह सर्वेक्षण नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, ये सही है। तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को माउंट चोमोलगमा के नाम से, जबकि नेपाली भाषा में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं, ये भी सही है। वर्ष 1954 में किए गए माप के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन में पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही नहीं है? तो विकल्प ए जो है ये सही नहीं है, बाकी के सारे विकल्प सही है, लेकिन ए जो है ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है? दिए गए विकल्प में विकल्प डी जो है नागा अर्जुन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है, यह एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्कन के बहमनी सल्तनत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या सही नहीं है? अली आबिद शाह बहमनी सल्तनत का संस्थापक था, विकल्प ए ही इस प्रश्न का गलत, ये विकल्प ए जो है गलत है। अली आबिद शाह बहमनी सल्तनत का संस्थापक नहीं था, बल्कि बहमनी सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, हसन गंगू के नाम से जाना जाता था। तो विकल्प ए जो है वो गलत है। बाकी देखते हैं बाकी के विकल्पों को।
1347 ईस्वी में बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई थी, ये सही है। बहमनी सल्तनत की पहली राजधानी गुलबर्ग थी, ये भी सही है। बहमनी सल्तनत को 4 प्रांतों गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर में विभाजित किया गया था, ये विकल्प भी सही है। अर्थात बी सी डी सही है, इसलिए इस प्रश्न का ये आंसर नहीं होगा, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? दिए गए विकल्प में विकल्प सी जो है वो सही है, 450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रिकॉर्डियन समतुल्यता पद को परिभाषित करता है? दिए गए विकल्प में विकल्प ए कराधान और ऋण वित्त पोषण व्यय के समान साधन हैं, ये रिकॉर्डियन समतुल्यता के पद को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के दिए गए नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ पुस्तक है, उनके राइटर है, उनका मैच कराना है। देखते हैं। गीता रहस्य, गीता रहस्य की रचना किसने की है? गीता रहस्य की रचना बाल गंगाधर तिलक ने की है, अर्थात ए का सही आंसर हो जाएगा 3, ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद ए का 3, एक मिनट, इसको कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। ए का 3 हो जाएगा, ए का 3। उसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम, तो इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है, अर्थात बी का क्या हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा। सी का द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन ये अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई है, यानी सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? सो दिए गए विकल्पों में विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? दिए गए विकल्पों में विकल्प बी जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के द्वारा थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसान रेल और कृषि उड़ान शुरू करने का उद्देश्य, इसे शुरू करने का उद्देश्य खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम नामक कृति की विषय वस्तु क्या है? दिए गए विकल्प में विकल्प ए सही है। मृच्छकटिकम की जो विषय वस्तु है वो एक धनी व्यापारी और एक गणिक का प्रेम प्रसंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। पहले खानवा का युद्ध, फिर घाघरा का, फिर चौसा का युद्ध, उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध। अगर एक एक करके इस युद्धों को देखें तो जो खानवा का युद्ध था ये 1527 में हुआ था और यह राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर विजयी हुआ था और मुगल साम्राज्य की इसने स्थापना की थी। अगला जो युद्ध है वो घाघरा का युद्ध है। घाघरा का युद्ध ये 1529 में लड़ा गया था और बाबर और महमूद लोदी के बीच में ये लड़ा गया था। बाबर की अंतिम लड़ाई थी और बाबर इस लड़ाई में भी विजयी हुआ था। चौसा का युद्ध देखा जाए तो चौसा का युद्ध 1539 यानी 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था और यह हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था, शेरशाह सूरी विजयी हुआ था और शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में जीतने के बाद अपना जो सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की थी। अगर बात करें सामूगढ़ का युद्ध का तो यह युद्ध 1658 में हुआ था और यह युद्ध दारा शिकोह तथा औरंगजेब के बीच हुआ था, जिसमें दारा शिकोह बुरी तरह से पराजित हुआ था और औरंगजेब की जीत हुई थी। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं? दिए गए विकल्पों में विकल्प बी जो है रेखा दोषित, विकल्प बी सही है और इनका पूरा नाम रेखा मनोहर लाल दोषित है। इन्हें 21 जून 2010 को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था, अतः रेखा दोषित इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसकी शहरी आबादी सबसे कम है? शहरी आबादी तो शिवहर की जो शहरी आबादी है वो सबसे कम है, 1 नंबर पर शिवहर है। उसके बाद सबसे कम शहरी आबादी वाला कोई शहर है वो अरवल जिला है और उसके बाद कैमूर है तीसरे नंबर पर। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अर्थात बियाड के क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित नहीं है? दिए गए विकल्पों में विकल्प डी जो है सही होगा। गया में इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो गया में नहीं है। जो बियाड के क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो 4 जिलों में स्थित हैं। 3 जिलों का नाम यहाँ पर दिया गया है। एक चौथा जिला मुजफ्फरपुर, इसका एक चौथा जिला है मुजफ्फरपुर, जहाँ पर चौथा क्षेत्रीय जिला स्थापित है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। गया में क्षेत्रीय जिला नहीं है, क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, माफ कीजिएगा, क्षेत्रीय जिला नहीं, क्षेत्रीय कार्यालय गया में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, ये विकल्प जो है ये सही है। उन्होंने संस्कृत भाषा में रामचरितमानस लिखा, ये गलत है। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस संस्कृत भाषा में नहीं,
ये अवधी भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है। अगला विकल्प है, अब ये गलत है, ये गलत है। अबुल फजल के आईने अकबरी में इनका उल्लेख मिलता है, ये सही है। वे दरबारी कवि नहीं थे, ये भी सही है। और प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है, तो विकल्प बी जो है वो सही नहीं है, और विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फसल पैटर्न के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं। ये चावल नहीं उगाए जाते हैं, इसके जवाब पर होना चाहिए कि बिहार में कितने प्रकार के धान उगाए जाते हैं। ठीक है, धान उगाए जाते हैं। तो बिहार में 3 प्रकार के धान उगाए जाते हैं। पहला है अगहनी, दूसरा है गर्मा धान, गर्मा, तथा तीसरा है बोरो धान, बोरो धान। तो बिहार में 3 प्रकार के धान उगाए जाते हैं, अगहनी, गर्मा और बोरो। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 3। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की कुल जनसंख्या में से कितनी प्रतिशत आबादी बिहार में निवास करती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 8.6% आबादी जो है। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी जो है सही है, संवैधानिक सुधार से संबंधित था। अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो 20 अगस्त 1917 को एडविन मॉन्टेग्यू जो उस समय भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो वायसराय थे के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तावित किए गए थे। इस सुधार का उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना था तथा इसके ही आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 अधिनियम पारित किया गया। इसमें इस अधिनियम के अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई और आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों के लिए प्रावधान किए गए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी संवैधानिक सुधार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। पहले तो चंपारण सत्याग्रह को देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह इसका काल का इसका घटना चक्र ये 1917 में हुआ था। उसके बाद अगर बात करें अहमदाबाद मिल हड़ताल, तो ये फरवरी और मार्च में हुआ था, फेब और मार्च में हुआ था। कब? 1918 में, 1918 में। और उसके बाद अगर बात करें खेड़ा सत्याग्रह का, तो ये हुआ था 22 मार्च को, ये हुआ था 22 मार्च 1918 को, ये हुआ था 22 मार्च 1918 को। और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और 1922 में ख़त्म हुआ था। तो स्टार्टिंग इसका था 1920 में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी 3241। अगला प्रश्न देखते हैं, एक उद्यम का सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वर्गीकरण आधारित होता है। दिए गए विकल्प में विकल्प डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा उद्यम की परिसंपत्ति के स्वामित्व पर। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी आगतों में परिवर्तन के फलस्वरूप समग्र निर्गत में भी उसी अनुपात में होने वाले परिवर्तन को जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो पैमाने। इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, पैमाने पर प्रतिफल नियम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। दिए गए विकल्प में विकल्प ए जो है सही है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत अगस्त 2017 में हुई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का आधुनिकीकरण करना है तथा कृषि बर्बादी को कम करना है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित मंदिरों को उनके निर्माण के सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दिए गए मंदिरों में इनका काल देखते हैं, इनकी स्थापना कब कब हुई, इनका निर्माण कब हुआ। तो सबसे पहला अगर मंदिर देखें तो तटीय मंदिर का जो है, तटीय मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण जो था ये तो सबसे पहले महाबलीपुरम में स्थित है और इसका निर्माण जो है हुआ है वो 1700 से 1728 के बीच में। इसका 1700 नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये होगा 700, ये 700 से 728। ये दरअसल ये नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासनकाल रहा है और उन्हीं के शासनकाल में तटीय मंदिर जो है ये उनका तटीय मंदिर का निर्माण हुआ है नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में। अगर कामाख्या मंदिर की बात करें तो यह 17वीं शताब्दी में हुआ था, इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ है। मोढेरा का सूर्य मंदिर देखें तो इसका निर्माण 1026 में हुआ है और अगर लक्ष्मण मंदिर देखें तो ये 954 में इसका निर्माण हुआ है, 954 में। तो इस प्रकार से अगर देख रहे हैं तो विकल्प बी जो है वो सही प्रतीत होता है। पहले तटीय मंदिर का निर्माण हुआ, फिर लक्ष्मण मंदिर का निर्माण, उसके बाद मोढेरा का सूर्य मंदिर और उसके बाद कामाख्या मंदिर का निर्माण हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानने का हम प्रयत्न करें तो तटीय मंदिर जैसे हमने बताया कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। अगर कामाख्या मंदिर देखें तो कामाख्या मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है तथा यह 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण 1026 में सोलंकी
वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और लक्ष्मण का मंदिर देखें तो ये खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है और 954 ईस्वी में चंदेल शासक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प अप्रत्यक्ष सब्सिडी किसानों को उत्पाद में निवेश करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, ये गलत है। विकल्प ए गलत है। भारत में कृषि क्षेत्र से जनित आय को अदृश्य सब्सिडी के रूप में जाना जाता है, विकल्प बी सही है। प्रत्यक्ष सब्सिडी से किसान की क्रय क्षमता में वृद्धि करती है, ये भी सही है। अप्रत्यक्ष सब्सिडी राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर व्यापार को विकृत करती है, ये विकल्प बी सही है। तो विकल्प डी, सी और बी जो है वो सही है और विकल्प ए जो है वो गलत है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से विकल्प सही हैं, तो बी, सी और डी के कारण इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संस्थानों में से किसे या किन्हें शैडो बैंकिंग के तहत परिभाषित नहीं किया गया है? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प डी सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शैडो बैंक के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं? पुस्तक है और उनके लेखक के नाम दिए गए हैं और देखना है कौन सही सुमेलित नहीं है। 10 कुमार चरित्रम दंडी के ये लेखक है, ये सही है, ये सुमेलित है। इसमें 10 राजकुमारों का चरित्र का वर्णन किया गया है, ये सही है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है और ये एक संस्कृत का सबसे प्रथम ग्रंथ माना जाता है, संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है अष्टाध्यायी, ये सही है। कर्पूर मंजरी कालिदास, ये गलत है। कर्पूर मंजरी कालिदास के द्वारा नहीं अपितु राजशेखर के द्वारा प्राकृत भाषा में रचित एक नाटक है। तो ये जो है विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और राजतरंगिणी का देखें तो राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, ये मिलान सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिकंदर शानी, सिकंदर महान की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा धारण की गई थी? तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिकंदर शानी की उपाधि धारण की गई थी, क्योंकि अलाउद्दीन भी सिकंदर की तरह पूरे दुनिया को जीतना चाहता था, इसलिए उसने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना समाचारों में थी। यह विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह विद्युत संयंत्र धौली गंगा पर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया में स्थित है। और बात करें बिहार के 38 जिलों को, तो इन्हें 9 मंडलों में रखा गया है, ठीक है। और 9 मंडलों में अगर 9 मंडलों की बात करें तो पटना, तिरहुत, मगध, मुंगेर, एक आप आसानी से इसको अगर एक टोन में याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं। पटना, तिरहुत, मगध, मुंगेर, ये एक 4 जिले ऐसे हो जाएंगे। मंडलों के नाम आप ऐसे 4 प्रमंडलों के नाम ऐसे याद रख सकते हैं। पटना, तिरहुत, मगध, मुंगेर, उसके बाद भागलपुर, सारण, पूर्णिया, दरभंगा, कोसी। एक बार फिर से सुन लीजिए। पटना, तिरहुत, मगध, मुंगेर, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, दरभंगा, कोसी, ये 9 प्रमंडल हैं, बिहार के 9 प्रमंडल। अगला प्रश्न देखते हैं। समाचारों में व्यापक रूप से सुना जाने वाला ब्रुकेसिया नाना क्या है? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प बी सही होगा। हाल ही में खोजा गया एक गिरगिट का यह गिरगिट प्रजाति है, गिरगिट की प्रजाति है जो मेडागास्कर में खोजी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति को सामान्यतः मापा जाता है। दिए गए विकल्पों में विकल्प बी जो है सही है, थोक मूल्य सूचकांक पर इसको मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उस नीति को क्या कहते हैं जो ब्याज दरों पर प्रचलन में मुद्रा आपूर्ति से संबंधित है और इसका प्रबंधन आमतौर पर केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है? इस नीति को मौद्रिक नीति कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2021 में सबसे पहले ज्ञात जीवित जानवर डिकिन्सुनिया के जीवाश्म पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? तो दिए गए विकल्प में विकल्प बी इसका सही है, भीमबेटका में पाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र में शामोशी कृषक जत्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दिए गए विकल्प में विकल्प ए सही है, वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा रामोशी कृषक जत्था की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हम प्रायः जैम ट्रिटी पद के बारे में सुनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसका मुख्य उद्देश्य है? तो इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण है। अगर जैम ट्रिनिटी की बात करें तो जैम में जे जो है वो जनधन योजना, एम जो है मोबाइल और ए जो है माफ कीजिएगा जे जो है जनधन योजना, ए से आधार और एम से मोबाइल का शॉर्ट फॉर्म है जैम।
और इसका मुख्य जो उद्देश्य है इसको इस प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री ने फरवरी 2021 में भारत के किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चितौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, उस शीर्ष निकाय का क्या नाम है जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि जीएसटी दरों में कमी से होने वाले लाभ को अंतिम उपभोक्ताओं को दिया जाए? देगा विकल्प में विकल्प सी, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है ये चेक करना है। इसे 1820 में लागू किया गया था, ये गलत है। 1820 में नहीं बल्कि अस्थायी बंदोबस्त को 1793 में लागू किया गया था। इस प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी, ये सही है। यह बंदोबस्त सीधे किसानों के साथ किया गया था, ये गलत है। यह बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाली जमींदारों के बीच एक समझौता था, न कि किसानों के बीच। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प जो दो सही है, किसमें विकल्प बी जो सही है, केवल दो, ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं। उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, रोहतास उच्चतम साक्षरता दर और पूर्णिया न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। अगर बात करें बिहार की तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। वहीं इसमें राज्यों में पुरुष साक्षरता दर 71.2% जबकि महिला साक्षरता दर 51.5% है। बिहार भारत का सबसे कम साक्षर राज्यों में आने वाला राज्य, सबसे कम साक्षर राज्य है बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में फेसबुक ने अपने उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म पर समाचार देखने और साझा करने से रोक दिया है? दिएगा विकल्पों में विकल्प डी सही, बी सही है। ऑस्ट्रेलिया ने फेसबुक को ऐसे करने से रोक दिया है। इसके लिए फेसबुक को पे करना होगा। अगर वो समाचार दिखलाना चाहते हैं अपने उपभोक्ताओं को तो फेसबुक को पे करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है? सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पटना में है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।